Hello viewers, your derailment guide presents a very typical case study on buffer entanglement, which is a very new subject in this channel. Let's see how we could come to a conclusion that there was a problem with the suspension system. ये लोको and ये उसका next coach. This is in broken condition, bent condition, and इसका next है ये इस तरह से ये लोको सेम चीज है and ये लोको जो है यहाँ पे है and ये है अपना NMGHS कोच. इसका नंबर आप देख लें और अच्छी तरह से देखें इसको. ए शेड्यूल, बी शेड्यूल भराई दी. नो शेड्यूल हैज बीन डन. ये है इसका अनदर व्यू आफ्टर एंटेंगलमेंट. इस तरह से पोजीशन रही. ये इंसिडेंट है बेहिया स्टेशन ECR रेलवे जहां ये घटना हुई. एंड इसका हमने वीडियो मंगवाया था फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस की भाई किस कंडीशन में डैमेज हुई है. लेट अस हैव अ लुक. और ये इस तरह से इसका जो रियर पोर्शन है जहां से ये ट्रेवल करके आई है वो है. एंड वंस वी हैव गॉन in the opposite direction and then again in the direction of train movement. और देख सकते हैं कि क्लियरेंस है between coping and moving trains. और ये यहाँ से तकरीबन लगभग इस पोर्शन से ग्रेजिंग करता हुआ गया है. और बाकी कोचेस नहीं किए. इसमें इन्वॉल्व है फर्स्ट 3 कोचेस इंजन से.
अब ऐसे केसेस में हमें क्या देखना? पहला डाउट जाता है, अरे कोपिंग गड़बड़ होगी। तो मैंने पहली चीज उनको यही पूछी कि क्या ये पहली ट्रेन है जो इस प्लेटफॉर्म से गुजरी है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर डरने का क्या है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जब ये पहली गाड़ी नहीं है तो हमारा एक डाउट तो क्लियर हो गया कि देयर इज समथिंग फिशी इन द रोलिंग स्टॉक। अब वो क्या चीज है, वो कैसे देखेंगे, कहाँ देखना है, विच आर द एरियाज specifically to be watched, specifically to be examined in such type of cases? पहली चीज है कि ये एंटेंगल हुई एंड देन इट स्टार्टेड हिटिंग, नीडल ऑफ सस्पिशन इधर ही जाती है, क्योंकि इसके पहले तो गाड़ियां चलती रही, इस पे कोई तो ऐसी घटना और दुर्घटना नहीं हुई। तो दीज आर द कोचेस जो अफेक्टेड हैं, विच डैश्ड विद द कोपिंग। एंड ये अपना आगे लोको है, दिस इज द लोको। और ये जो बफर है इसके, ये देखिए, ये यहाँ में इस कदर एंटेंगल हुए। ये कितना डिस्टेंस होगा, इसका कॉलर कितना होगा? कॉलर ज्यादा नहीं है इसका, कॉलर में भी इसका टोटल डाया रहता है यहाँ से यहाँ का, इट इज 460 समथिंग लाइक दैट। तो कॉमन रीजन फॉर बफर एंटेंगलमेंट, पहला सवाल जो मन में आएगा, आखिर ये होता क्यों? अच्छी खासी गाड़ी चलती चलती एंड वी लैंड इनटू बफर एंटेंगलमेंट। तो कुछ जो मन में विचार आते हैं वो इस तरह है, इनएक्यूरेट पोजीशनिंग। बफर की अपनी एक पोजीशन है, इसका एक अपना लोकेशन आइडेंटिफाइड है इन द ड्राइंग, इट हैज गॉट इट्स स्टैंडर्ड distance between two from the center of coach. So inaccurate positioning, then comes improper alignment of the buffers during coupling can result in misengagement and subsequent entanglement. तो इसमें तीन पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज अपनी पोजीशन से 38 मिलीमीटर इन एनी डायरेक्शन, नॉट एक्सीड 38। On the four buffers of the same coach, the height difference from rail level 64 mm, 64 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट कोच के साथ इसका 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then there are certain issues like mechanical failures, malfunctioning or worn out buffer components such as couplers, drawbars, or buffer springs can also lead to unintended entanglement. Negligent shunting practices, हाई स्पीड में आया, रेकलेस शंटिंग मारी, प्रिकॉशन वगैरह ढंग से नहीं लिए, वायलेंट इम्पैक्ट हो गए, दैट आल्सो लीड्स टू बफर एंटेंगलमेंट। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ रेलवे स्टाफ इन कपलिंग या अनकपलिंग प्रोसीड्यूर, गलती कर देते हैं कभी कभी। कम्युनिकेशन एरर, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन लोको स्टाफ एंड ground staff meant for doing the shunting, coupling, etc. And most importantly, deferred maintenance, failure to perform regular maintenance inspections of buffer components can allow unnoticed issues to escalate into entanglement hazards. So after the incident हमने एक सजेशन दिया कि आप बिटवीन वेरियस
कोचेस या गुड स्टॉक के आप बफर हाइट का लेफ्ट राइट में डिफरेंस देखें। सो दिस वाज जॉइंटली रिकॉर्डेड, आप सिग्नेचर देख सकते हैं। यहाँ में द बफर हाइट डिफरेंस 95, 85, 90, 110, 40, 80, तो एबनॉर्मल सा लग रहा है। अभी जो मैक्सिमम हाइट है वो है 1105 एंड मिनिमम इन लोडेड कंडीशन 1030 होती है। एंड वी कैन सी फ्रॉम हियर सेम हाइट एट सेम एंड 64 का डिफरेंस है, एंड वेरिएशन विद एडजेसेंट व्हीकल 75 है, प्लंजर ट्रेवल 127 है, प्लंजर मिनिमम ट्रेवल इज 51 एंड नंबर ऑफ बफिंग पैड्स, चलो ये तो अंदर में रहते हैं, एंड दिस इज द कैपेसिटी। सो व्हाट is my point of stress was a huge difference in the buffer height कह लो या displacement कह लो या variation कह लो। So this is abnormal. It's abnormal. Then we took the various height of the suspension system या springs। तो उसमें पहले what we tried was कि हम इसको लोडेड कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये इंसिडेंट हुआ है उस कंडीशन में ही इसकी बफर हाइट वगैरह एंड इसकी डिफ्लेक्शन लेंगे। तो ग्रॉस लोड में हमने जब लेके देखा इसका, तो यहाँ आ रहा है अपना 280, 280, 275, 295, और ये डिफ्लेक्शन का अगर समेशन करते हैं तो दिस कम्स टू 1130। सिमिलरली इस साइड में करते हैं, दिस कम्स टू 1123। डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, 7 mm का है। अब जब हम पीछे आते हैं तो वी फाइंड कि ये देखें, ये 296, 288, 292, 285 की रेंज में, वाइल ऑन दिस साइड इट कम्स इन द रेंज ऑफ 270s एंड 260s। सो जब हम इसकी समेशन लेते हैं डिफ्लेक्शन की इन लोड कंडीशन, तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। 1074 मतलब 26 प्लस 61, इट्स कमिंग अराउंड 87 मिलीमीटर। दिस इज इन लोडेड कंडीशन। अब हम आते हैं अगर फ्री हाइट साइड में, तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। ये स्प्रिंग्स जो लगे हैं ये 361, 367, 365, 360 नॉर्मल, 367 एब नॉर्मल, और ये 366 फिर एब नॉर्मल आ रहे हैं स्प्रिंग्स। तो अगर हम 01 के भी लगाते हैं, A01 के भी, तो भी 360 प्लस माइनस 2 से बहुत ज़्यादा हाइट आ रही है अपनी। ये 367 इधर आ रहे हैं, 367 इधर आ रहे हैं, 61 आ रहे हैं, सॉरी। तो अगर हम इसका डिफ्लेक्शन निकाल कर देखते हैं नॉर्थ साउथ का, तो ये देखिए यहाँ में 15 आ रहा है, और फिर यहाँ में आपका 94 आ रहा है, लोडेड में 87 आ रहा है, और यहाँ में अपना जो है 94 आ रहा है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि जो इसमें स्प्रिंग की ग्रुपिंग की गई है, दैट इज नॉट एज पर द ग्रुपिंग मेंशन्ड इन द टेबल ऑफ द स्प्रिंग्स। मतलब जो उसकी रेंज होती है ABC या कलर कोडिंग होती है, उसके मुताबिक ये स्प्रिंग इसमें इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी हाइट ही बता रही है। ये नेक्स्ट कोच की रीडिंग्स हैं, एंड इट्स क्वाइट विजिबल। इसमें जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। फिर सिमिलरली इसमें जो स्प्रिंग हाइट्स हैं, जो A01 की रहती है, नॉर्मली इट इज़ 360 प्लस माइनस 2 है, बट यहाँ 362, 372, 366, 363, 364, 364, 562, लाइकवाइज यहाँ में 365, 368 तक भी है, 365 है। मतलब जो रेंज की दी गई है, दीज स्प्रिंग्स लाई आउट ऑफ द रेंज।
और उसी हिसाब से अगर हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, डिफ्लेक्शन डिफरेंस निकालते हैं, तो ये देखिए 3730 की रेंज में आ रहा है। सो ये बताता है कि जितना भी सस्पेंशन सिस्टम लगा है दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एज पर द कोचिंग मैनुअल। ये फिर हमारा थर्ड कोच का रीडिंग्स है। इट इज़ आल्सो इन द सिमिलर पैटर्न, ऑल आर अबव 360 की रेंज से काफ़ी ऊपर है। एंड अगेन सी जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, डिफ्लेक्शन डिफरेंस आ रहा है, मतलब अब देख सकते हैं कि इट्स एबनॉर्मली हाई। साउथ साइड में देखिए ज़्यादा आ रहा है इसका। सो ये हमारा जो डाउट आ रहा था, ये स्प्रिंग ही आपकी बफर हाइट को दर्शाएंगे। इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी, इसके जो डिफ्लेक्शन करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, वो जब इस पे बॉडी लोड आएगा एंड पे लोड आएगा, उस टोटल ग्रॉस के अंदर ये कैसे बिहेव करते हैं। सो दिस इज़ विजिबल हियर। ये 294 पे आया तो ये 314 दिखा रहा है, ये 287 है तो ये 312 दिखा रहा है, ये 285 दिखा रहा है तो ये 313 दिखा रहा है। दिस इज सी अंडर ग्रॉस लोड, this is under gross load. So this is the behavior of springs under gross load. So this will also affect the positioning of the body, whether it is perpendicular or it is leaning to a particular side। अगर झुक भी जाती है, क्योंकि वो अगर कोई स्प्रिंग ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो उस साइड में बॉडी टिल्ट होगी। तो डिफ्लेक्ट वही ज़्यादा होगा जो स्प्रिंग की स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगी, मतलब एक यूनिट लोड देने से बहुत ज़्यादा वो कंप्रेस हो जाता है। सो दैट इज़ द वैल्यू। Role of platform height and horizontal clearance between face of coping एंड सेंटर ऑफ ट्रैक। तो ये मेन दो पैरामीटर होते हैं जिसको हम लोग इन केसेस में चेक करते हैं। एंड रीडिंग ऑफ हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म एंड इट्स lateral clearances which were taken, these are being shown over here. So these are the stations where this vertical height was taken, and this is the coping distance. So hardly anything, hardly anything. It's all within the limits only, except a few points which 5 to 10 mm hardly matters. There, the lateral clearance is quite good. As such, nothing appears to have attributed from platform coping side to the running coaches. So these two clearances are found to be very okay. हमने प्लेटफॉर्म के पैरामीटर्स देखे, हाइट एंड lateral clearance from center of track to face of coping। आइए अब जो लोडेड कंडीशन में कोच जब वहां से हटा करके उनके जो पैरामीटर्स देखे गए तो वो क्या दर्शाते थे। तो ये तीन वॉगन्स 1413, 4236, 1489 ये थी, और इनके हमने फिर पैरामीटर्स लेने जब शुरू किए तो इनकी बफर हाइट्स कुछ इस तरह से थी। अब यहाँ में अगर हम देखें तो इधर से इधर ये 45 का डिस्टेंस है, इधर से इधर आपका 40 का डिस्टेंस है, इधर से इधर आपका समथिंग अराउंड 25 का डिफरेंस है। फिर जो ये नेक्स्ट वॉगन थी या कोच क्या लें आप, तो इसमें भी यहाँ देखिए 42 mm का डिफरेंस है, इधर 48 mm का डिफरेंस है, इधर में 35 mm का डिफरेंस है। मतलब ये वाला दबा हुआ है, ये कंप्रेस्ड है, ये एंड है, ये फोर्थ पॉइंट 1 2 3 4 ये वाला डाउन है, पूरा डाउन है। यहाँ में देखेंगे तो ये वाला डाउन है, यहाँ से 45, यहाँ से 40, यहाँ से 25, ये नेक्स्ट वाला इस तरफ है डाउन। थर्ड वॉगन में अगर आते हैं तो यहाँ से यहाँ इसका 50 mm का डिफरेंस है, इधर को 40 है।
और दिस इज द हाइट। अब और एक खासियत अगर देखेंगे, अगर आपने नोट किया होगा, सो दिस इज ऑलमोस्ट एट मिनिमम लेवल इन स्टैटिक कंडीशन। डायनेमिक में ये और नीचे गया होगा, विच इज अंडर रिजेक्शन लिमिट। दिस 1030 इज नॉट, बिकॉज दिस इज द मिनिमम। डायनेमिक मोशन में जब ये गाड़ी चल रही होगी तो सर्टेनली ऑसिलेशंस में इट वुड हैव गॉट डाउन, और ये लिमिट जो है ये रिजेक्शन में आती है। नाउ ये जो इतनी वेरिएशंस आ रही हैं, ये इधर 48 mm की, इधर आपकी 50 mm की, इधर आपकी 45 mm की, इसके दो रीजन है। वन इज द लोड which has been loaded into the coaches, or next, second item is the suspension system with varying deflection values. This is the cause of such huge differences. नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, इसकी लोडेड कंडीशन में, टेयर कंडीशन में जब इसकी हाइट ली तो ये आ रही, दिस इज द रेंज, और ये आ रही। ये एक्सेल बॉक्स क्राउन क्लियरेंसेस भी उस तरह से ही जो होनी चाहिए उससे ज्यादा ही आ रही थी। So these are the testing parameters. Bolster bogie frame clearances, अब parameters ये हैं, and what we got is this. So these are the parameters and what we obtained, ये आ रही थी। और फिर यहाँ जब हमने इसकी ये वाली क्लियरेंस ली तो इतनी आनी चाहिए, 30 to 36, and we can see what we are getting over here. तो इस तरह से जो भी पैरामीटर्स हमको मिले इन दैट कंडीशन, इन लोडेड कंडीशन, जिस कंडीशन में वो डैशिंग की एबनॉर्मली डिफरेंट आ रही, एबनॉर्मली डिफरेंट। आइए आगे देखते हैं। अब व्यूअर्स, ऑल दीज थ्री वर एम्प्टीड, और फिर हमने इसके जो पैरामीटर्स थे वो दोबारा लिए। अब ये मैक्सिमम पे ठीक है पहुंची हुई है, ये हाइट, दिस इज द बफर हाइट। तो मिनिमम इज 1090 एंड 1105, तो वेल फाइन। अब फ्री हाइट जो स्प्रिंग की है ये देखिए 360, 359, 362, 360, 360। अब ये बीच में 366 आ गए, ये कहाँ से आ गए? देन दिस 365, ये कहाँ से आ गए? 367, 365, 364, 364, 363, 366, and the grade 372 millimeter against 360 plus 2 minus 2. फिर अगर इस वागन के इस साइड में आए तो यहाँ भी वही हाल है, 364। देन अगेन इसमें आए तो 370, 365, 366, 367, 366, मतलब एबनॉर्मली हाई। दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। Axial box crown clearance should be this much. So all are abrupt because these are abrupt, so these are abrupt. ये अगर वेरी करेंगी अकॉर्डिंगली ये भी वेरी करेंगी। तो अब 373, 370, ये स्प्रिंग कहाँ से लगे? अब ये खींच के तो लंबे होंगे नहीं अंडर दीज कंडीशंस, कंप्रेस ही होंगे, बट दीज आर मोर देन द minimum and maximum free height which is given for A01 type of springs। और ये अगर गड़बड़ होंगे तो ये बाकी जितने
इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, एक्सेल क्राउन क्लियरेंस है या ये सब है, आपके बोल्स्टर टू बोगी क्लियरेंस है या बोगी टू बॉडी क्लियरेंस, ऑल विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. So this is the standard table ड्राइंग कोड के हिसाब से जो ड्यूरिंग इंक्वायरी काउंटर पार्ट मैकेनिकल वालों ने बताया कि हम तो A01 ही लगाते हैं. फाइन, A01 लगाइए, कोई बात नहीं है. A01 की जो स्टैंडर्ड हाइट्स हैं, this is the 362 what I had already shown over here is 360 plus 2 plus minus 2. और A01 जो स्प्रिंग इसमें लगता है नॉर्मल नॉन एसी ICF टाइप में, तो इसकी ये पैरामीटर्स हैं. these are the parameters and these are the heights जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, जिसको लोडेड हाइट हमने बोला था. these are the heights. so what we have seen is ये जो पूरा प्राइमरी स्प्रिंग का जो फ्री हाइट हमने लिया, दिस इज abnormally high. The springs which are not in any category have been used. well जो हम बात कर रहे थे ये है, ये इन स्प्रिंग की बात कर रहे हैं. सो दिस इज डी हाइट जो हम डिफ्लेक्टेड हाइट बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो अ पैरामीटर. दिस इज अ पैरामीटर. अगर हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं तो ये एफ पैरामीटर जो है, ये एफ पैरामीटर दिखाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक. सो अब इसके जो आएगी चेंज, तो बॉडी के साथ बफर लगा, ये वेरी करेगा. इफ दीज आर ऑफ हायर रेंज या इसके नीचे में पैकिंग दे करके इसकी बफर हाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो अल्टीमेटली फिर ये जो सी क्लियरेंस है ये गड़बड़ करेगी, आपकी ये वाली क्लियरेंस है ये गड़बड़ आ जाएगी. फिर उसके बाद ये बोगी फ्रेम के टॉप से लेके जो इसके ऊपर बॉडी आएगी उसकी जो क्लियरेंस है that will vary. So everything is dependent on this primary suspension spring and the secondary suspension spring, जिसको हम बोल्स्टर की स्प्रिंग भी बोलते हैं. तो ये क्या है, ये व्हील डाया और व्हील डाया के ऊपर है स्प्रिंग. तो ये अगर आउट ऑफ रेंज या मिसमैच में आ जाते हैं, अब ये है कि द स्प्रिंग्स शुड नॉट हैव फ्री हाइट डिफरेंस ऑफ मोर देन 3 मिलीमीटर. लेकिन हमने अभी देखा उसमें किसी में 373 भी लगा है, 366 भी लगा है. तो अल्टीमेटली दीज थिंग्स विल अफेक्ट द हाइट ऑफ this clearance, this bogie to bolster clearance and bogie frame to vehicle body clearance. So these are all interrelated. मैंने इसीलिए इस पिक्चर को भी दिखाने की कोशिश की है कि अगर स्प्रिंग की हाइट्स आउट ऑफ रेंज में या अदर देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड उससे ज्यादा आएंगे, तो उसके इफेक्ट ये बाकी के पैरामीटर्स पे भी, एक, ये दो, ये तीन और ये चार और ये पांच, इन पे पड़ेंगे. आई होप इट इज क्लियर. वेल फ्रेंड्स, तो व्हाट वी हैव सीन, सस्पेंशन सिस्टम जो लगा था, द स्प्रिंग्स वर नॉट properly grouped. Most of the springs were not within the range prescribed for A01 type of springs. प्रीवियस स्लाइड्स में हमने आपको सारा दिखाया कि क्या होना चाहिए और हमें क्या मिला. तो देखा है कि सस्पेंशन सिस्टम बड़ी ही एरेटिक वे में कंबाइन हुआ था एंड इट वाज अ वेरी पुअर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स विद वेरिंग फ्री हाइट, और जो उन्होंने अंडर लोड भी एग्जीक्यूट किया, दैट वाज आल्सो इन अ वेरी पुअर शेप. सो द इंक्वायरी committee concludes that the track geometry is within limit, but many parameters of NMG rolling stock measurements beyond limits, and from suspension system analysis, it is clear that there is defect in the suspension system.
Moreover, due to lateral buffer displacement more than the prescribed limit after negotiating the turnouts, there is a possibility of buffers getting entanglement due to excessive displacement we had recorded, and it was also due to the overdue maintenance, as none of the ABC schedules on what date were carried out has not been mentioned, and finally it went on. C&W. वेल फ्रेंड्स, हमेशा जब भी ऐसे केसेस होते हैं ना, कभी कभी हम ये भी मान के चलते हैं कि एंटेंगलमेंट हुई और ड्रिलमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले एंटेंगलमेंट हुई, उसके बाद ड्रिलमेंट हुई, या ड्रिलमेंट होने के बाद भी एंटेंगलमेंट हुई। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ड्रिलमेंट के बाद एंटेंगलमेंट होती है और हम उसको जो है अपना मतलब सुई धागा लेकर के ट्रैक सिलाई करने पे लग जाते हैं। ये कैसे होता है? बिकॉज ये इसका जो बफर है, ये इसकी डाया होती है 460 और सेंटर से इधर हो गया 260। तो अगर थोड़ा सा भी मतलब गाड़ी गिर गई और गिर करके थोड़ा सा भी उसने कर्व में थोड़ा शेप ले लिया इस तरह से, तो वो एंटेंगल हो जाती है। और हम कहते हैं कि नहीं, एंटेंगल हुई तब जा करके ये गाड़ी गिरी। नॉर्मली इट मे नॉट बी दैट केस, ऐसा नहीं भी हो सकता है। और ड्रिलमेंट होने से मान लो अगर ट्रॉली थोड़ी सी भी घूम गई उसकी 8-10 इंच, तो ये शेप ले लेता है। मान लो आगे से ब्रेक मार दी और ये थड़ास जा करके गई उसमें, और it took the shape of entanglement, and then we start measuring curve। और ये हुई, अरे तो ये पहली गाड़ी नहीं है ना, इसके पहले गाड़ियां जा रही थी। जस्ट गो इनटू द cause, go in a deep analysis, what has caused it, what are the parameters, what we have discussed, what we have seen. It's the buffer height, it's the buffer lateral positioning, it is the suspension system, it is the tilt of the coach due to poor deflecting characteristics of the spring, and many things what we have discussed, what we have seen। अभी इस स्लाइड में जितना भी हमने देखा है, तो आशा करता हूँ हमने जो भी आपको बताया, दिस is basically based on the case studies only, and there is no personal knowledge which has been exhibited in these slides, and we try to be within the rules and the parameters what are given to us, और उसी के बेसिस पे ही जितने भी हमारी प्रेजेंटेशंस हैं ऑन द गिवन बेसिस ही हम बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको जो भी डाटा हम प्रेजेंट करते हैं, दीज आर द केस स्टडीज ऑफ सच इंसिडेंसेस अकरिंग ऑन वेरियस zonal railways। Well friends, thanks for watching. Please do like, subscribe my channel, and do comment. Your comments are most valuable for me to correct myself and present in a proper way। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Stay happy, stay healthy. Thank you।